नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपसे मुखातिब हूँ। पिछले व्याख्यानों में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्ययुगीन काव्यों की बात करते आ रहे हैं। विशेष तौर पर प्रेम गाथा, पद्मावत और अन्य ग्रंथों पर केंद्रित हमारे व्याख्यानों की इस श्रृंखला को हम अब यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहेंगे। जायसी के इर्द गिर्द और जो अन्य प्रेम गाथाएं थी, प्रेम गाथाकार थे, उनका हम संक्षिप्त परिचय देते आ रहे हैं। अब तक हम मृगावती की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं मधुमालती की। मधुमालती का रचयिता मंजन नाम से प्रचलित है। इसका रचना काल हिजरी संवत सन 952 है। इस प्रेम कथा में कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर तथा महेरस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा वर्णित है। इनकी कथा तथा वर्णन शैली अपने पूर्ववर्ती रचनाओं की अपेक्षा अधिक जटिल है, प्रांजल है और मनोहर भी है। इनमें वर्णित प्रेम कथा के साथ ही साथ उपनायक ताराचंद तथा उपनायिका प्रेमा की कथा का भी वर्णन पढ़ने को मिलता है। यह वर्णन बड़ा भव्य, प्रभावशाली और मनोहर है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इस प्रेम गाथा काव्य के कारण ही मंजन का नाम अमर हो गया। सरल सार प्रेम का आदर्श इसमें दिखाया गया है। इसकी कथा में वर्णनात्मकता अधिक है और साथ ही यह वर्णनात्मकता सहृदयता से समन्वित है। प्रेम के विरह पक्ष को इसमें विशेष महत्व दिया गया है। कवि ने अपनी कोमल भावनाओं को मनोहर कथा सूत्र में बांधते हुए वर्णन को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने लिखा है कि जायसी ने जिस मधुमालती के प्रेमाख्यान की ओर संकेत किया है वह संभवतः लोक प्रचलित आख्यान रहा होगा, जिसे कथक यूरोपीय साझा की भांति गद्य पद्यमय रूप में सुनाते रहे होंगे। उसका वह लिपिबद्ध रूप न रहा होगा जो इस प्रति में पाया जाता है और जिसकी रचना जायसी के पद्मावत के प्रणयन के पश्चात हुई। काल्पनिक कथानक के अंतर्गत प्रकृति के दृश्यों का अतीव हृदयग्राही वर्णन भी उपलब्ध होता है। अव्यक्त की और उसके मधुर संकेत पढ़ते ही बनते हैं। इस ग्रंथ में कवि ने अपनी कोमल कल्पना और मधुर संकेत स्निग्ध सहृदयता का पूर्ण परिचय देते हुए हिंदुओं की भांति जन्म जन्मांतरों के बीच प्रेम की सतत विद्यमानता वर्णित की है। मधुमालती में यह प्रेम पारिवारिक तथा सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। आइए बात करते हैं एक और प्रेम गाथा चित्रावली की। प्रेम गाथाओं की परंपरा में यद्यपि मधुमालती के बाद जायसी के पद्मावत का नाम ही लिया जाना चाहिए, किंतु इसका विवेचन हम बाद में करेंगे। चित्रावली इसी परंपरा की एक श्रेष्ठ कृति है। इसमें पद्मावत की छाया दिखाई देती है। पद्मावत की कथा में जिन जिन विषयों का उल्लेख मिलता है उनका ही वर्णन करीब करीब चित्रावली में भी किया गया है। पद्मावती और चित्रावली में प्रमुख अंतर यह है कि पद्मावती का ऐतिहासिक आधार है और यह चित्रावली कोरी कल्पना पर आधारित है। इस ग्रंथ में अनेक स्थानों पर वेदांत और अद्वैतवाद की झलक दिखाई पड़ती है। सब वही भीतर वही सब माही, सब वही भीतर वह सब माही, सबे आयु दूसर को नाई, दूसर जात नाम जिन पावा, जैसे लहरी उदधि कहावा। चित्रावली की कथा में घटनाओं की श्रृंखला बहुत लंबी और कौतूहलपूर्ण है। उसमें अनेक अलौकिक बातों का भी समावेश है। कथा को विस्तृत करने की कल्पना भी की गई है। चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान, रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली और सागर की राजकुमारी कमलावती की प्रेम कथा है। दोनों ही राजकुमारियों के जीवन में विवाह से पूर्व कठिनाइयाँ आती है। इन कठिनाइयों का बड़े विस्तार के साथ विवेचन किया गया है।
कल्पना में और वर्णन में आध्यात्म का रंग है। चित्रावली जब जल में छिप जाती है तो कवि सखियों से अलौकिक व्यंजना कराता है। गुपुत तो ही पावही का जानी, गुपुत तो ही पावही का जानी, चतुरानन पढ़ी चारों वेदू, रहा खोज पे नावन भेदू। शंकर पुनि हारे के सेवा, ताहि न मिलही और को देवा, हम अदा जेहि आपुन सजा, हम अदा जेहि आपुन सूजा, भेद तुम्हार कहाँ लो बूझा, कौन सो ठाऊं जहाँ तुम नाही, हम चख ज्योति न देखहि काहीं। इसके उपरांत 21 सूफी प्रेम काव्यों का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें कनकावती, कामलता अधिक प्रसिद्ध हैं। कनकावती में भरतनेर के राजकुमार परमरूप तथा निंजपुरी की राजकुमारी कनकावती की प्रेम की कथा है। कामलता में हंसपुरी नगरी के राजा रसाल तथा सुंदरपुरी की शासिका कामलता के प्रेम की कथा है। इस पर पद्मावत का पर्याप्त प्रभाव प्रतीत होता है। इनके ही समकालीन शेख नबी कवि हैं। इनकी कृति का नाम ज्ञानदीप है। अब हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे ज्ञानदीप की और उसके बाद जायसी के पद्मावत को केंद्र में रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।